90.4 FM रेडियो खांची हम सबका रेडियो में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ आनंद और आज बातों बातों में हमारे साथ हैं बहुत ही युवा प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना दुबे, जो कि संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष हैं रांची विश्वविद्यालय में। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार मेरा। और मैं बताऊं रांची की मैम संस्कृत भाषा की विदुषी हैं और कैसे इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ से हुई, इसके बारे में मैम थोड़ा हमारे जो श्रोता है वो जानना चाहेंगे। मेरा ये सौभाग्य है, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि मेरी जन्मभूमि रांची रही है। अच्छा। पर मेरी आरंभिक शिक्षा तो रांची में है, किंतु मैं स्नातक से लेकर के पीएचडी पर्यंत वनस्थली विद्यापीठ से मैंने अध्ययन किया। अच्छा। उसके पश्चात डीलिट की उपाधि जो है मैं रांची विश्वविद्यालय से ही ली हूँ और वहाँ पर फिर वनस्थली विद्यापीठ में ही मैंने अध्यापन किया। 99 से मैं वहाँ लेक्चरर के पद पर नियुक्त हो गई थी। तत्पश्चात मैं एसोसिएट प्रोफेसर तक वनस्थली विद्यापीठ में कार्यरत रही। ये तो सभी को पता है कि वनस्थली विद्यापीठ महिलाओं की संस्था है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है वनस्थली विद्यापीठ। उसके पश्चात मैं 2014 में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में वहाँ प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रही। वहाँ डीन और विभागाध्यक्ष के रूप में मैं अपना योगदान देती रही। तो ये सोमनाथ की जो भूमि है वो तो ऐसे भी कहते हैं बहुत पवित्र भूमि है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ। बिल्कुल, बाबा महादेव का वह जगह है। हाँ। सोमनाथ, और भारत का सिरमौर संस्थान है वह, जहाँ पर सब लोग जाते हैं। और रांची में बताऊं कि मैम बहुत ही युवा हैं और चूंकि झारखंड में प्रोफेसर बनते बनते लोगों की उम्र बीत जाती है, तो इतनी युवा प्रोफेसर हमारे बीच हैं तो हम लोग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और रेडियो खांची की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं मैम। धन्यवाद सर। एक शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में आपने अपना कैरियर चुना। आप वनस्थली में पढ़ रही थी तो आपने तय कर लिया कि मैं प्रोफेसर बनूंगी। ये मतलब कैसे ये विचार आया, कैसे आपने प्लानिंग किया इस रास्ते की ओर? हाँ, मेरी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि संस्कृत जो विषय है, जो विषय का मैंने चयन किया, वो मेरी इच्छा नहीं थी। अच्छा। मैं भी, क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। जी जी। सर्वप्रथम मैं यहाँ से जब करके गई इंटरमीडिएट, उसके पश्चात मेरे पिताजी जब वनस्थली में मुझे नामांकन कराए तो उनकी प्रेरणा से मैंने अपने पिता और माताजी की प्रेरणा से मैंने संस्कृत विषय लिया। और उन्होंने कहा कि संस्कृत जो है संस्कार सिखाती है, तो संस्कृत पढ़ना चाहिए, जो कि हमें पूर्वजों का, जैसे सभी भाषाओं की जो मूल है वो संस्कृत ही है। ऐसे भी कहते हैं ज्ञानम ईक्षेत महेश्वरात्, तो जो शिव जी के द्वारा प्रदत्त ये ज्ञान है, तो भागवत पुराण में भी कहा गया है कि विद्या कामस्तु गिरीशम। तो इसीलिए हमने संस्कृत विषय का चयन किया। बहुत ही अच्छा किया मैम आपने कि संस्कृत विषय का चयन किया है। संस्कृत अभी भाषा जो है विश्वव्यापी है, मतलब विश्व में सभी जगह पर इसको पढ़ाया लिखा जाता है। और मुझे जानकारी में मिली थी कि इस भाषा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि बोलकर हम अगर अपने इंटरनेट को कमांड देते हैं तो संस्कृत भाषा की जो बोलने के तरीके हैं या जो जितने तरह से उसमें संयुक्ताक्षर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण उसमें रोल अदा कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि आप एक शिक्षिका हैं और अभी आप वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय में आप हेड हैं जी, तो संस्कृत विषय के प्रति विद्यार्थियों का रुझान आप कैसा पाती हैं? देखिए, संस्कृत विषय के प्रति जो विद्यार्थियों का रुझान है उसके विषय में मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहती हूँ कि उनके जो भी विषय मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जी। चाहे आप देखिए, कहते हैं ना कि अगर हम संस्कृत में प्रतिदिन यदि हम एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, भले स्मरण करें तो और अच्छी बात है, पर अगर हम उच्चारण करते हैं तो उससे हमारी जितनी भी, कहते हैं कि जो हमारा वोकल तंत्र है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। और कहते हैं ये भी है कि जो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता है, जो बच्चा अगर संस्कृत में वो अगर बोलना शुरू करे तो उसकी बोलने की जो वो है वो भी खुल जाता है, मतलब बहुत अच्छे से वो बोल पाता है। आप देख लीजिए, जितनी भी चीजें हैं, जितनी कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो पढ़ता है उसमें अंतःकरण की शुद्धि होती है और हम समर्पण का भाव सीखते हैं, पारदर्शी व्यक्तित्व होता है हमारा। तो जितने हमारे मूल ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे वेद हो, सब कुछ संस्कृत में ही है। तो विद्यार्थी देखा जाए तो अनायास ही वो पढ़ता ही है संस्कृत, कोई भी व्यक्ति हो। आप देखिए, अगर सामान्य व्यक्ति को भी ले, अगर वो स्नान करता हो तो कह ही देता है गंगे च यमुने च गोदावरी च, तो अपने आप में उनके मुंह में संस्कृत रहता ही है। देखिए, सभी के उसमें संस्कृत है ही।
कहते हैं ना, रग रग में जैसे गंगा बसी हुई है, वैसे रग रग में सभी की संस्कृत बसी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। और रांची में बताओ, हमारे साथ अभी रांची विश्वविद्यालय की युवा प्रोफेसर एवं हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना दुबे मैम हैं। अब मैम, संस्कृत भाषा तो भारत की भाषा है जी। और कई जगह हम लोग सुनते हैं कभी कोई बातचीत में कि जर्मन भाषा के जो लोग होते हैं वो भी संस्कृत को मानते हैं कि वहीं से उनकी भाषा उत्पन्न। इवन ये रशियन लोग भी संस्कृत के प्रति उनका बड़ा एक रुझान होता है। तो बाहर में इतना रुझान हुआ संस्कृत को, हाँ। विश्व में हर जगह पढ़ाया जाता है जी। भारत में ये कैसे थोड़ा ऐसे पीछे रह गया? नहीं, देखिए, एक चीज है, ये लोगों की अज्ञानता है जो कहते हैं ना कि बाहर के लोग इसको अपना रहे हैं और अपने जो देश के लोग हैं उसको इसको अपना रहे हैं, पर उसको कहते हैं ना कि उसके पीछे का जो कारण है वो संस्कृत को पहले वो कहते हैं कि अपना तो रहे हैं, पर जब विदेशी लोग कह देते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत जो है कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऐसे जब वो बताते हैं तो उनके मन में ऐसा लगता है विदेशी लोग कह दे तो संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, तब गर्व महसूस होता है। तो ये जो नहीं मानते वो उनकी अज्ञानता है। पर देखा जाए तो संस्कृत भाषा और विषय दोनों बहुत अंतर है। जो भाषा है, भाषा तो आप देखिएगा कि एक रिक्शा चालक भी है, उसको वातावरण अगर मिलता है तो इंग्लिश ही बोलने लगता है। पर अगर संस्कृत में अगर हम वातावरण का निर्माण करें तो हम संस्कृत में लोग बोलते हैं। जैसे गांव है, भी मुतुर ग्राम है, मध्य प्रदेश में है, बहुत सारे गांव जहाँ संस्कृत में ही लोग बोलते हैं। तो और विषय का जो ज्ञान है वो अलग है, विषय की गंभीरता जो है वो समझना अलग बात है, और संस्कृत में संभाषण करना, बोलना, वो अलग चीज है। तो इस तरह से अब जो बात मतलब आज की जो बात बोली जा रही है कि संस्कृत भारत में अगर लोग नहीं समझेंगे तो संस्कृत की जो संपत्तियां हैं, बोलते हैं ना, संस्कृत के लिए जो संपत्ति है, सद्भावना, संस्कृति, संस्कार, स्वाभिमान, समाधान और सर्वोत्कर्ष, ये जो 6 सकार हैं वो संस्कृत में ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बताऊं रांची, जब ये बोल रही हैं तो पूरी तरह से भाव में डूब के बोल रही हैं। बिल्कुल, ये संस्कृत संस्कृति की बात है। और मैम, जैसे कि मैं खुद विद्यार्थी रहा हूं तो 10वां तक मैंने संस्कृत की पढ़ाई की। अच्छी संस्कृत थी, परिवार में भी लोग संस्कृत के प्रति आकर्षण था। लेकिन उसके बाद संस्कृत एक भाषा के रूप में वैकल्पिक होता चला गया। मतलब ये मूल भाषा न रहकर ये मन करे तो रखिए, नहीं मन करे तो मत रखिए। और फिर कुछ हो गया कि नहीं, जो संस्कृत में, चूंकि जितने भी पूजा पाठ के मंत्र हैं सभी संस्कृत में ही हैं, तो कहीं न कहीं लोगों ने समझा कि ये भाषा जो है एक खास धर्म की भाषा बन के रह गई। ये सब जो मतलब क्या हम कहें भ्रांतियां रही लोगों की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके देखिए, जो एक चीज बताती हूँ कि जो बोलते हैं कि संस्कृत कर्मकांड की भाषा है या संस्कृत केवल पंडितों की भाषा है, ऐसे जो कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत पढ़ने वाले जो हैं वो सबसे प्रथम आप देखिएगा उत्तराखंड में 2010 में जो इसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता उत्तराखंड में 2010 में, और हिमाचल प्रदेश में 2019 से ऑफिशियल सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संस्कृत है। अच्छा। फिर RBSC यानी राजस्थान संस्कृत बोर्ड जो है वो 6 से लेके 10 तक संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है। तो अब इसमें और संस्कृत में जो अभी 18 विश्वविद्यालय हैं, साथ में आप देखें तो पूरे समग्र देश में अगर आप इस पे बात करें तो बहुत सारी, विद्या भारती है जो कि 3000 शालाएं हैं उसकी, गुजरात संस्कृत बोर्ड है इसके लिए, श्री श्री रवि शंकर शाला है, फिर है केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है। सब में आप देखें तो संस्कृत में रोजगार की भी अनंत संभावनाएं हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मैम। और संस्कृत अब फैल रहा है। अब क्या है ना कि अब जैसे कि नहीं होता कि कोई यूथ है, युवा है, अंग्रेजी बोला तो बड़ा इम्प्रेस होता है, अरे क्या बात है भाई तुमने। आजकल क्या है कि जो संस्कृत के भी श्लोक बोलते हैं तो लोग उतना ही इम्प्रेस होते हैं, अरे वाह तुम तो संस्कृत में भी अच्छा जानते हो। तो इस भाषा की जो पहचान है, हम कह सकते हैं कि भारत में अभी इस भाषा ने फिर से एक करवट बदला है। तो कैरियर के रूप में मैं देखता हूँ कि संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो बहुत बढ़िया कैरियर देता है, सिर्फ देश के स्तर पर नहीं, विदेशों के स्तर पर भी। तो इस संबंध में आपका क्या अनुभव है कि कैरियर पॉइंट क्या है इसका? हाँ, कैरियर पॉइंट में अगर आप देखें तो सर्वप्रथम देखिए आजकल न्यूज जो है, सभी लोग समाचार जो है DD न्यूज पे वार्तावली आती है, तो उसमें हम समाचार वाचक बन सकते हैं। दूसरी बात है अंतर्वीक्षक बन सकते हैं, फिर अनुवादक बन सकते हैं।
आजकल देखिए एक चीज है, गूगल ट्रांसलेटर जो है उसमें अगर हम गुजराती डालते हैं, गुजराती से हिंदी करते हैं तो हिंदी में हो जाता है, पर अगर हम संस्कृत से कहें कि हिंदी करें तो नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब गूगल को भी एक संस्कृत अनुवादक चाहिए। तो सबसे बड़ी क्षेत्र संस्कृत के लिए तो बहुत खुली हुई है। दूसरी बात यह है कि हम जैसे MBA करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, देखिए सभी का महत्व है, पर संस्कृत जो हम कम पैसे में भी हम पढ़ सकते हैं। मतलब कम पैसे में भी हम देखिए प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं खुद अपना उदाहरण दे, शिक्षक बन सकते हैं और अच्छे से अच्छा हम कार्य कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो में हम अपना ही कर सकते हैं। एक दिव्यवाणी भी चलती है, 2013 में ये आरंभ हुआ था एक आकाशवाणी और दिव्यवाणी के नाम से ये प्रभाग है, ये भी चलता है। उसके बाद आप देखेंगे गीता का हम अनुवाद करके और फिर हम वो भी डाले जा रहे हैं। फिर YouTube चैनल में हम संस्कृत का वो कर सकते हैं। और दूसरी बात है पर्यटन। जैसे पर्यटन में आपको एक उदाहरण दूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में, जी हाँ, है ना, सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो गाइड हैं वो संस्कृत में बताते हैं, तो उनको बहुत रुचि भी होती है सुनने की। तो ऐसा नहीं कि समझते नहीं है, तो वो और जिज्ञासा ले लेके सुनते हैं। इसी तरह से अगर आप सोमनाथ जाएं तो सोमनाथ में इतनी सारी जो ऐतिहासिक चीजें हैं जानने के लिए। वहीं पे कलयुग का जो आरंभ है, हम कहते हैं ना कलयुग का आरंभ वही गीता मंदिर से, सोमनाथ से आरंभ हुआ। क्योंकि द्वापर युग में कृष्ण जी समाधि ले लिए थे वहीं पर त्रिवेणी के जल पर, तो वहीं से जैसे ही उन्होंने अपना देह त्याग किया, समाधि लिए जल में, वहीं से कलयुग का आरंभ हो गया। तो ये सारी जो बातें हैं, हम संस्कृत में अगर पर्यटन के रूप में अगर हम विद्यार्थी, वो भी बन सकता है, तो मार्गदर्शक के रूप में उसकी वहाँ रोजी रोजगार हो सकती है। बहुत सारी संभावनाएं, ज्योतिष में परामर्शदाता बन सकता है, वेबसाइट का निर्माता बन सकता है, ऐप निर्माण कर सकता है। और भी अगर आप देखें यूपीएससी में, IPS में, पब्लिक सर्विस कमीशन, शिक्षक बन सकते हैं। तो मेरी स्टूडेंट ही है, देखिए मेरी स्टूडेंट है एक श्वेता मिश्रा, जो कि IAS कंप्लीट करके अभी बेंगलोर में है। शेमुशी वाजपेयी है जो भी UPSC करके वो कन्नूर में काम कर रही है। तो इस तरह से आप देखें तो हमारे विद्यार्थी ही इसके उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और रांची में बताऊं कि हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय की हेड हैं संस्कृत विभाग की प्रोफेसर अर्चना दुबे मैम, और आज मैम से तो हम लोग जानकारी ले ही रहे हैं संस्कृत के बारे में। और मैं बताऊं कि संस्कृत भाषा जो है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा है। मैम सामान्यतः जैसे मैंने कहा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि संस्कृत जो बोलते हैं तो मानते हैं कि ये तो पूजा पाठ वाली भाषा है। जी हाँ। सामान्य ऐसा सोच है कि अगर कोई श्लोक बोल दिया या मंत्र बोल दिया तो बोला रही भाई तो पूजा पाठ वाली भाषा है। जबकि संस्कृत की जो किताबें हैं, जितने भी, चाहे वो पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे वेदांग हो, चाहे मीमांसा हो, कुछ भी है, उसमें जो सार है, सार तत्व जो है वो काफी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, उसका जो है जीवनचर्या दृष्टिकोण से होता है। लेकिन चूंकि संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं लोग और उतनी अभिरुचि नहीं रहती है, तो कहीं न कहीं वो सारी पुस्तकें जो वह सामान्य जनता के लिए अछूत जैसा रहता है। मतलब हम कई बार पूछते भी अपने विद्यार्थियों को, बताओ कितने लोगों के घर में 4 वेद की किताबें हैं, तो पता चलता है किसी के पास नहीं है। गाहे बगाहे कोई जिसके की कोई रिलेशंस में हो, थोड़ा इंटरेस्ट हो, तो कहीं न कहीं ये किताबें हमारे घर से दूर होते जा रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण हमें समझ में आता है मैम, वो यह है कि हम इस भाषा के प्रति लगता है कि बहुत दुरूह भाषा है। तो इस अवधारणा को कैसे आप तोड़ेंगी और कैसे इस पर आप लोगों को ये सचेत करेंगी कि अब ये दुरूह भाषा नहीं, बहुत सामान्य भाषा है? हाँ, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, जो किताबें हैं जैसे पुराण है, वेद है, वो अगर आप देखा जाए तो किसी न किसी माध्यम से, जैसे षोडश संस्कार है हमारे, मान लीजिए अंत्येष्टि संस्कार का ही मैं नाम लूं, तो सभी के घर में जब भी अंत्येष्टि संस्कार का होता है तो गरुड़ पुराण मुझे नहीं लगता है कि नहीं पढ़ते होंगे लोग। बिल्कुल पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अब बाकायदा अगर पंडित जो बोलने वाला है, अगर वो संस्कृत का पहले उच्चारण करता है फिर हिंदी बताता है, तो ये जो आप बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, उसको कैसे उच्चारण किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। पर व्यक्ति आप देखिएगा ना, मुझे लगता है सबके घर में जो है दुर्गा सप्तशती या गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और अपने आजकल तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रत्येक भाषण में आप देखिएगा संस्कृत के श्लोक का प्रयोग करते ही हैं या मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो हम धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहती कि ठीक है संस्कृत जो है हम सभी लोग पढ़े और जान गए, ऐसा नहीं है, पर हम धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, किसी न किसी रूप में तो संस्कृत है ही, आप देखिएगा तो इसका हम प्रयास करें। इस चीज आगे से आगे सरकार भी प्रयास कर रही है संस्कृत को करने, पर सबसे पहले बात क्या है कि हमारे में खुद दृढ़ संकल्प होना चाहिए जानने की, तो ही हम जान पाएंगे। तो विद्यार्थियों से तो है ही कि विद्यार्थी जो है अपने भविष्य की उज्जवल कामना के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ ही रहे हैं,
बाकी लोग भी जो है वो पढ़ें। बिल्कुल, संस्कृत पढ़े पढ़ाएं और बातों को समझने की कोशिश करें। मैम, बातों बातों में हम लोग कई पहलू से अवगत हो रहे हैं संस्कृत के। वनस्थली में आपने पढ़ाई लिखाई किया जी। और वनस्थली में थोड़ा मोड़ा मेरा भी परिचय रहा है, हमारे कुछ मित्र हैं वहाँ पर पढ़ाती हैं वो। तो वनस्थली बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लड़कियों की बड़ी अभिलाषा रहती है कि वनस्थली में हम एडमिशन हमको किसी तरह से मिल जाए। हाँ, वो एक इन कैंपस ही एक दुनिया है जहाँ सब कुछ है, सब कुछ है। वो कहते हैं ना मिनी भारत है। हाँ। और सभी लोगों मतलब देखिएगा सभी राज्यों से और विदेश से भी वहाँ कुछ अनुभव बताइए वहाँ का। देखिए, वनस्थली विद्यापीठ का मैं जब नाम लेती हूँ ना तो मेरे कहते हैं सिरहन सा होता है। जैसे कहते हैं कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है मैं फिर से वनस्थली चली जाऊं क्योंकि वो जो क्षण थे स्वर्णिम क्षण थे। हम लोग इतनी मतलब कहते हैं याद करके भी ऐसा लगता है कि वो समोसा खाना, वो अभी भी वो समोसा रांची में भी है, सोमनाथ में भी मिलता था, पर वो जो वनस्थली के समोसे थे वो लगता है अभी भी मुंह में पानी आ जाए इस तरह से। और वहाँ के जो हम लोग घुड़सवारी करते थे, हाँ। गिरते भी थे, हाँ। पर बहुत आनंद आता था। तो हमारी मैडम कहती, वहाँ जीजी बोलते थे, हाँ। मैडम नहीं बोलते थे, तो जीजी कहती थी अरे अर्चना गिर भी गई तो क्या हुआ, यहाँ की जो रेत है ना वो तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं करेंगे। अच्छा। और तो अच्छा है तुम अपनी माटी से जो है ना, कहते हैं कि अपनी माटी से चूमने का अवसर मिला तुमको। हम लोग मुँह के बल गिर जाते थे जब सवारी करते थे। हाँ हाँ। तो उस चोट में भी पता नहीं चलता था। फिर बहुत कुछ वहाँ सिखाते थे, जैसे मटके लेकर के, वहाँ की जो नृत्य है तो मटका लेकर के हम लोग पूरे कैंपस में वो घड़ा अपने सिर पे रख के और उसकी अभ्यास करते थे। तो कहते हैं ना अभ्यास तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो अभ्यास करते करते हम लोग घड़े को भी सिर पे रखना सीख गए। ये बहुत पूरा चलना। देखिए, कहते भी हैं रांची की जो छात्र जीवन होता है और जिसने कैंपस में छात्र जीवन बिताया है, आजकल तो ये भी समस्या है मैम कि विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं लेकिन कैंपस जाते नहीं है जल्दी। ठीक है, कोरोना काल है, वो अलग एक बंदिश है, लेकिन सामान्यतः बहुत अवॉइड करते हैं, वो कुछ दूसरा काम करते रहते हैं। लेकिन जो लोग कैंपस में रहते हैं उनकी जो यादें हैं ना वो बड़ी मतलब गहरी होती हैं। और समोसे तो सब जगह मिलते हैं लेकिन वनस्थली की क्या बात है। ये तो है सर। बिल्कुल। अब आज के दौर में संस्कृत भाषा या इस विषय को दोनों मैंने लिखा है, किस तरह की चुनौतियों को आप महसूस करती हैं? देखिए, संस्कृत के लिए चुनौती जो है अगर कहा जाए तो चुनौती है भी और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। अगर आप चुनौती के रूप में लेकर के देखें तो चुनौती ये है कि कोई बहुत विद्वान है, जैसे टीचर्स हैं या शिक्षक हैं, इतने अधिक विद्वान हैं और इतनी धारा प्रवाह रूप से संस्कृत बोलते हैं और ज्ञान भी है, पर दिक्कत क्या है कि जो छात्र हैं, सीखने वाला, हाँ सीखने वाले हैं, तो उनको कभी कभी छात्र ही बोल देते हैं कि मैडम थोड़ी सी हिंदी में बोल दीजिए। तो ये चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे अब इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, हिंदी है तो हिंदी में ही होती है। तो संस्कृत की थोड़ी सी, जैसे बहुत जगह है जिसमें संस्कृत में ही पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी कहीं कहीं ये चुनौती है संस्कृत। क्या आपका प्लान है कि आपके विभाग में की ऑफिशियल भाषा ही संस्कृत हो जाए, कोई हिंदी में बात ही ना करे, सिर्फ कैंपस भर में मतलब विभाग भर में सिर्फ संस्कृत में ही बात करे सब? जी, मैं तो चाहती हूँ और जो है ना कोशिश भी कर रही हूँ। प्रयास तो कहते हैं कि देखिए छोटे छोटे शब्द भी अगर हम फाइल में भी लिख के रख दें, स्वीकृतम, जैसे हम कहते हैं अलाउड, तो स्वीकृतम कर दिए, संस्कृत हो गई। संस्कृत हो गई। देखा जाए तो हिंदी भी तो संस्कृत से ही निकली। हाँ, बिल्कुल। तो हम अगर सारे शब्द का हम प्रयोग करते हैं और अगर हम संस्कृत शब्द को अगर उसमें प्रयोग में लाएं, अब जैसे हम कहते हैं जैसे सुप्रभातम है ना, तो प्रातः मिले तो सुप्रभातम हो गया। इसी तरह से कहते हैं सेम टू यू, तो कितनी देखिए समम ते अस्तु, समम ते अस्तु। इसी तरह से आप देखें बोलते हैं बाय सी यू, तो पुनर्मिलामः। तो छोटे छोटे शब्दों से ही हम सीख सकते हैं। लेकिन ये आइडिया बढ़िया है मैम कि आप अपने कैंपस में मतलब विभाग में संस्कृत को ही एकदम ऑफिशियली बनाया कि कोई विद्यार्थी दूसरी भाषा बात नहीं करेगा। मैं तो सर कक्षा में भी और विद्यार्थी से भी, हमारे विद्यार्थी भी कहते हैं कि मैडम बहुत अच्छा लगता है संस्कृत में ही पढ़ाई, तो हम संस्कृत में ही अध्ययन अध्यापन का कार्य, बातचीत भी, हाँ वार्तालापम अपि संस्कृत भाषा में वो करूँगी। तो उक्तम अपि संस्कृतम ये जानन्ति, जो संस्कृत जानते हैं, देखिए जो संस्कृत को नहीं जानता अपने स्वदेश से भी प्रेम नहीं कर सकता है। बिल्कुल, तो बहुत ये कहते हैं संस्कृतम ये प्रशंसन्ति संस्कृतिम, स्वदेशम ये च संसन्ति, धन्यम जीवन्ति ते नराः। तो ये संस्कृत भाषा की क्या क्या बोलते हैं, काम दुघा है। हाँ।
संस्कृत जो बोलता है वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामान दुग्धे विप्रकर्ष्यति लक्ष्मीं कीर्तिं सुते दुष्कृतं याहिनस्ति ताम चाप्ये ताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृताम वाचमाहु। और आजकल जो अनुवाद हो रहे हैं, आजकल तो हिंदी गीतों का जो अनुवाद है ना, बहुत सारे हैं। जैसे बोलते हैं मालिक तेरे बंदे हम, हाँ। उसके भी हैं। सुना दीजिए जी, ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं। और एक दो लाइन सुना दें आप। हे ईश्वर जनास्ते वयम एवं स्यु कर्माण्यस्मकम् पुण्यपथि चलेम पाप मार्गात् चलेम येन श्वासनिक्षेत् वैहसन्। ये तो भजन हुए। और भी बहुत सारे गीत हैं, जैसे वो आप देखेंगे, आप लोग खुद ही उसका हिंदी बताइएगा। वदतु जीवामि कथम भवतिं विना वदतु जीवामि कथम भवतिं बिना। इसी तरह से मैंने भी बहुत जिए तो जिए कैसे। क्या बात है, बहुत सुंदर। इस तरह के जो आते हैं गीत लोग रिकॉर्ड करके भेजते हैं और तुरंत वो वायरल हो जाता है। कहीं न कहीं हम जितने भी भारत के लोग हैं ना, वह जुड़े हुए हैं संस्कृत से। और अगर हमारी पढ़ाई लिखाई होती या फिर कहते हैं कि हम उसको ज्यादा उपयोग में लाते, तो हमारा जो ध्यान रहता है वो सिर्फ ये नहीं रहता है कि पूजा पाठ करेंगे तो गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे, यज्ञोपवित्र मंत्र नहीं, हम भाषा के रूप में भी इसका सदुपयोग करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में बातों बातों में संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना दुबे मैम आई, और मन तो कर रहा है कि बात होती रहे, लेकिन समय भी कहता है कि अब बारी आ गई है कि मैम को धन्यवाद कहें। कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही ये रोचक मतलब इंटरव्यू है, और हम अपेक्षा करेंगे कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से हमारे श्रोताओं के लिए कुछ न कुछ मनोरंजक संस्कृत को जोड़ना है सामान्य लोगों से, उसको करें। आपका बहुत धन्यवाद मैम। आप भवतां कृते अपि धन्यवादः व सर्वेषां कृते शुभम भूयात्। बहुत धन्यवाद फिर से। और अगर रांची आप हमारे इस शो के बारे में या रेडियो खांची किसी कार्यक्रम के बारे में अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं 9472786904 पर। हमारे फोन पर भी आप हमसे संवाद स्थापित कर सकते हैं 0651296052 पर, या आप मुझे लिख सकते हैं radiokanchi@gmail.com पर। जरूर आप अपने मन की बात को हमसे शेयर करें। मैम फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप सुन रहे हैं बातों बातों में, और दीजिए इजाजत आनंद को। आज के लिए गुड बाय।